गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 12 ध्वनि। हमारा ध्वनि चैप्टर चल रहा था और हमने पिछले टर्न पर पढ़ा था ध्वनि का परावर्तन। जिस प्रकार से प्रकाश परावर्तन को प्रदर्शित करता है उसी प्रकार से ध्वनि भी परावर्तन को प्रदर्शित करती है और परावर्तन के नियमों का पालन करती है। पिछले टर्न पर हमने आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिध्वनि। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रतिध्वनि। आप कभी घूमने गए हो, पहाड़ के ऊपर चढ़े हो या किसी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़े हो और फिर आप जोर से चिल्लाते हैं और चिल्लाते हैं, पहाड़ के नीचे की तरफ आवाज जाती है और वह आवाज वापस लौटकर हमें कुछ समय बाद सुनाई देती है। तो जो वापस ध्वनि आई है इसी ध्वनि को हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। तो एक उचित परावर्तक वस्तु, जैसे पहाड़। हमने यहां पर पहाड़ को वस्तु लिखा है, परावर्तक वस्तु, ठीक है। तो यहां पर उचित परावर्तक वस्तु जैसे पहाड़ के निकट जाकर जोर से चिल्लाने पर, ऐसे नहीं धीरे से बोले, जोर से चिल्लाना पड़ेगा आपको। जोर से चिल्लाने पर कुछ समय पश्चात ध्वनि वापस से सुनाई देती है। ध्वनि का यह गुण प्रतिध्वनि कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रतिध्वनि। पहाड़ पर गए आप और पहाड़ पर जोर से चिल्ला रहे हो और चिल्लाने के बाद वापस से वह ध्वनि आपको सुनाई देगी और ध्वनि का यह गुण कहलाएगा प्रतिध्वनि, या ये जो ध्वनि सुनाई देगी वह कहलाएगी प्रतिध्वनि। क्लियर है बच्चों? तो डेफिनेशन नोट कीजिए, प्रतिध्वनि क्या है? यहां पर ध्वनि का यह गुण ना लिख के हम यह भी लिख सकते हैं कि यह ध्वनि सुनाई देती है, यह ध्वनि क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। गुण लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम अगर इसे इसी ध्वनि को ही लिख दे कि यह ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये जो हमने बोला है, चिल्लाए हैं, इसकी संवेदना मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। तो हम लिख सकते हैं हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। मतलब 0.1 सेकंड तक वापस ध्वनि आएगी तो हम सुन सकते हैं उसी को एज इट इज। तो इसी ध्वनि के प्रति संवेदना जो गई है, जो हम बोल रहे हैं, उसको वापस
आकर हम सुन ले, वापस रिपीट सुने, तो यह संवेदना बनी रहती है 0.1 सेकंड तक। अभी देखो, जो जैसे पहाड़ है और यहां पर चढ़ के आप चिल्ला रहे हो, चिल्ला कर ये क्या गई, आवाज गई, ध्वनि नीचे गई, और ये ध्वनि वापस लौट के आएगी। तो जा रही है और वापस आ रही है, इन दोनों में समय कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। ध्वनि के आने में और जाने में कितना समय होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। तो जो जा रही है उस और वापस आ रही है, वापस आ रही है, उस ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित ध्वनि। तो हम लिखेंगे कि स्पष्ट प्रतिध्वनि, जो प्रतिध्वनि अभी हमने परिभाषा बताई है ना, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि, वापस से जो ध्वनि सुनाई दे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि, मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच 0.1 सेकंड का समय अंतराल, इतना समय अंतराल ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक है। इतना समय अंतराल में ध्वनि वापस रिपीट हमको सुनाई दे सकती है। तो अगर प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं तो मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि, इन दोनों के बीच में 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक है, क्योंकि इसी समय अंतराल तक हमारे मस्तिष्क में संवेदना बनी रहती है। नोट कर लीजिए बच्चों। टॉपिक था हमारा प्रतिध्वनि। एक उचित परावर्तक वस्तु, जैसे पहाड़ के निकट जाकर जोर से चिल्लाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि, कुछ जो हम बोल रहे हैं वही वाली, ऐसे नहीं कोई दूसरी, कुछ समय पश्चात वही ध्वनि वापस सुनाई देती है, वापस सुनाई देती है। यह ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। क्या कहलाएगी ये ध्वनि? प्रतिध्वनि। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है और मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल आवश्यक है, जिससे हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे सके। अब देखिए बच्चों कि जहां से हम बोल रहे हैं और जहां से ध्वनि रिपीट हो रही है, वापस सुनाई दे रही है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसका निर्धारण करते हैं कि अगर इतनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो प्रतिध्वनि सुनाई दे जाएगी, और इतनी डिस्टेंस नहीं है तो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। ये फिक्स है कि इतनी होनी चाहिए। बस किस पे डिपेंड करेगी? ताप पर। देखिए बच्चों, अगर हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखें तो मैंने आपको पिछले टर्न पर ध्वनि की चाल बताई थी। कितनी थी याद कीजिए? कितनी थी बताइए, कितनी थी ध्वनि की चाल? 22 डिग्री पर कितनी थी? 344 मीटर प्रति सेकेंड। आ रहा है याद? 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल थी 344 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा ये प्रतिध्वनि टॉपिक ही चल रहा है, मैंने कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है।
अभी हमने परिभाषा लिखी थी, कुछ 2 बिंदु लिखे थे और आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम इसे। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर प्रति सेकेंड। और समय अंतराल कितना बता रहे हैं सुनने के लिए, कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो समय अंतराल है 0.1 सेकेंड। हमें डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है कि ध्वनि का स्रोत कहां पर रखा होना चाहिए। तो देखिए क्या निकालना है हमें, दूरी। किसकी दूरी? स्रोत से, यानी कि जिससे आवाज निकल रही है, स्रोत से परावर्तक दूरी, परावर्तक सतह की दूरी, परावर्तक सतह की दूरी हमें निकालनी है। तो देखिए बच्चों, पहले ये स्रोत है जिससे आवाज निकल रही है और यहां से आवाज निकलकर कहां गई? ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह इस तक गई और टकराई और टकरा के वापस से श्रोता के पास आई। पहले तो गई और फिर वापस आई और आने और जाने में समय लगा है 0.1 सेकंड का। तो यहां पर डबल डबल डिस्टेंस निकलेगी, जाने की भी और आने की भी इस टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें बच्चों, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल बराबर होगी बच्चों दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। हमको क्या निकालनी है बच्चों? दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? चाल गुणा समय। वंस अगेन रिपीट करती हूं, देखिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि की चाल है 344 मीटर प्रति सेकेंड। समय अंतराल है आने और जाने दोनों में 0.1 सेकंड का, कि ध्वनि परावर्तक सतह तक जाए और सतह से वापस लौटकर श्रोता तक आए, स्रोत उत्पन्न कर रहा है उस तक वापस लौटकर आए। इसमें समय लग रहा है 0.1 सेकंड का। ध्वनि की चाल है बच्चों दूरी बटा समय। हमें निकालनी क्या है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल गुणा समय। तो देखिए बच्चों, दूरी निकालनी है हमें, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल कितनी है हमारी? 344 और टाइम कितना है? 0.1। तो दूरी कितनी आ गई बच्चों? 44.4 मीटर। कितनी आई है? 44.4 मीटर। ये दूरी है आने और जाने दोनों की, यानी कि ये दूरी कौन सी है? स्रोत से परावर्तक सतह तक तथा परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से पुनः स्रोत तक की दूरी कितनी आ रही है बच्चों? ये आ रही है 34.4 मीटर। आने और जाने दोनों की दूरी कितनी आ रही है? 34.4 मीटर। हमें निकालनी क्या है? सिर्फ कितनी दूर स्रोत होना चाहिए, यानी कि यहां ये निकालनी है कि स्रोत कहां होना चाहिए और परावर्तक सतह कहां होनी चाहिए, ये हमें निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी? वो वाली दूरी जो आई है उसकी आधी। तो हमें निकालना क्या है? स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी निकालनी है।
तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, जो हमारा 34.4 आया है उसमें 2 का भाग लगा दो तो ये आ जाएगी आपके, कितनी आएगी बच्चों, 17.2 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होना आवश्यक है। कितना होना आवश्यक है, 17.2 मीटर होना आवश्यक है। यह तब है जब टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री। टेम्परेचर बदलने पर ध्वनि की चाल भी बदल जाती है, तो यह दूरी का मान भी बदल सकता है। तो सिर्फ प्रतिध्वनि किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर बदला तो क्या बदलेगा, टेम्परेचर बदलने पर ध्वनि की चाल बदलेगी, इससे ये दूरी भी बदल जाएगी। नोट कर लीजिए बच्चों, पहले आप ये बीच का नोट कीजिए, फिर उधर से नोट कीजिए, फिर लास्ट में इधर आइए। फर्स्ट नंबर पर आप ये नोट कीजिए, सेकंड नंबर पे ये नोट कीजिए और थर्ड पर इधर। पहला नंबर डाल दिया है मैंने, उसे नोट कीजिए। सेकंड नंबर जहां डाला है उस पार्ट को नोट कीजिए और थर्ड पर मैं वापस इधर आ गई हूं, इसे नोट कीजिए। बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं।
बाद वापस स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी आप नोट कीजिए, पहले 1 नंबर को नोट कीजिए बच्चों, फिर 2 नंबर को नोट कीजिए, अब 3 नंबर पे देखिए बच्चों, स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी आधी होगी तो हम 34.4 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी आएगी 17.2 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होना आवश्यक है। यह किस पे डिपेंड करेगी? ताप पर। अगर ताप बदलता है तो ध्वनि का वेग बदलेगा, जिससे यह दूरी भी बदल जाएगी। ठीक है बच्चों। समय तो वही रहना चाहिए 0.1 सेकंड, क्योंकि हमारा मस्तिष्क इतनी देर तक ही संवेदना दे सकता है, इस संवेदना के प्रति रेस्पॉन्स दे सकता है। इससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, लेकिन दूरी तो बदल सकती है। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं कि जो यह दूरी निकली है ना, यह दूरी ताप बदलने के साथ बदल सकती है, परिवर्तित हो सकती है, बदल जाती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि की चाल भी बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यह दूरी बदल सकती है। कब बदल सकती है? ताप बदलने पर। और ताप बदलेगा, चेंज होगा तो ध्वनि की चाल भी बदलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अनुरणन। ये साउंड का, ध्वनि का ही गुण है। कभी पिक्चर देखने हॉल में गए हो या किसी सभा होती है कोई बड़े बड़े हॉल में, वहां गए हो, बच्चों को कई बार बुला लेते हैं, या कोई डांस शो होता है, इनमें कभी गए होंगे आप लोग। तो ऐसा एक बड़ा हॉल होता है, यहाँ स्टेज बना होता है और यहाँ पर कुर्सियों पर आप लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर माइक पर बोला जाता है, कोई भाषण होता है, बोला जाता है, तो ध्वनि तरंगे निकलती हैं और ध्वनि तरंगे जाकर दीवारों से, छत से इनसे टकराती है, ऊपर जाके, ऊपर छत होती है ना, और टकराने पर यह ध्वनि बार बार परावर्तित होती है, बारंबार परावर्तित होती है, बार बार परावर्तित होती है। और बारंबार परावर्तित होने पर यह हमको सुनाई देती रहती है, सुनाई देती रहती है, जब तक कि
यह खुद कम नहीं हो जाए। अब ये बार बार सुनाई देती रहती है, तो यहाँ पर जो श्रोता बैठे हुए हैं उनको बार बार रिपीट में सुनाई देती है, तो रिपीट में सुनाई देती है, तो यह बहुत सही नहीं है, ये चाहिए नहीं हमें, अवांछनीय है। यहाँ पर जरूरत नहीं है इसको बार बार सुनने की। जरूरत क्या है कि एक बार बोला जाए और स्पष्ट सुनाई दे। लेकिन बड़ा होल होता है इसमें, तो ये ध्वनि बार बार रिपीट होके सुनाई देती रहेगी। क्यों? क्योंकि बार बार दीवारों से ध्वनि टकराएगी तो फिर परावर्तन होगा, वापस आएगी, फिर टकराएगी, फिर वापस आएगी, फिर टकराएगी, वापस आएगी, तो बारंबार परावर्तन होता रहता है ध्वनि का। और ये बारंबार परावर्तन चलता ही रहता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। यह ध्वनि निर्बर्ध है, मतलब इस ध्वनि को रोका नहीं जा सकता, ये बार बार परावर्तित होती रहती है। ध्वनि का यही गुण क्या कहलाता है? अनुरणन। क्या कहलाता है? अनुरणन। तो हम क्या बताएंगे बच्चों कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि, क्या लिखे हम बच्चों? किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि, कोई बोलेगा तो ध्वनि तो उत्पन्न होगी ना, उत्पन्न होने वाली ध्वनि बार-बार यानी कि बारंबार परावर्तन के कारण काफी लंबे समय तक बार बार परावर्तन हो रहा है तो काफी लंबे समय तक सुनाई देती रहती है। जब तक कि, कब तक सुनाई देती होगी? जब तक ध्वनि खुद कम ना हो जाए, जब तक कि ध्वनि कम ना हो जाए, मतलब तब तक सुनाई देती रहती है जब तक कि ध्वनि का सुनाई देना कम ना हो जाए। जब तक कि ध्वनि का सुनाई देना कम ना हो जाए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बारंबार परावर्तन के कारण निर्बर्ध, मतलब इसको कोई ना रोक सके, निर्बर्ध ध्वनि का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अनुरणन। उत्पन्न होना अनुरणन कहलाता है। कि बार बार आए ही जा रही है ध्वनि, रुक ही नहीं रही है जब तक कि ध्वनि खुद सुनाई देना कम ना हो जाए, जब तक कि बार बार आती रहती है और यह क्या कहलाती है? अनुरणन। इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं बच्चों। ध्वनि निर्बर्धितता बड़ा उत्पन्न होने से आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम लिख देते हैं बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बर्ध अनुरणन कहलाता है। बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बर्ध अनुरणन कहलाता है। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि बारंबार परावर्तन के कारण काफी लंबे समय तक सुनाई देती रहती है।
जब तक कि ध्वनि का सुनाई देना कम ना हो जाए। बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बर्ध, जो रुकी नहीं रही है ध्वनि, वह कहलाता है अनुरणन। ये अनुरणन एक अवांछनीय गुण है, हमें चाहिए नहीं है। हमें तो चाहिए कि एक बार बोला जाए तेजी से और हमें सुनाई दे, लेकिन ये बार बार रिपीट होके आती रहे तो यह अवांछनीय गुण है। और इस अवांछनीय गुण को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? बड़े हॉल में, सभा हॉल में, इनमें क्या किया जाता है? जो इनकी छत है उन पर लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? संपीड़ित फाइबर होता है। संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, या फिर खुरदरे प्लास्टर लगाए जाते हैं, जिससे कि इनको क्या कर दी जाती है? ध्वनि अवशोषित हो जाती है, फिर हमें वह ध्वनि वापस सुनाई नहीं देती। तो देखिए, जैसे ये बड़े हॉल हैं, जैसे ये बड़े हॉल हैं और इनकी जो ये छत है, इन छत पर क्या किया जाता है, और आसपास की दीवारों पर भी, इन पर क्या किया जाता है? संपीड़ित संपीड़ित फाइबर बोर्ड अथवा खुरदरा प्लास्टर अथवा पर्दे, ऐसे पर्दे लगाए जाते हैं जो क्या करें? इनका, इस ध्वनि का क्या कर दे? बार बार रिपीट होने वाली ध्वनि का क्या कर दे? अवशोषण कर ले। तो पहले तो आप इधर नोट कर लीजिए अनुरणन की परिभाषा जल्दी से, फिर मैं आपको एक बिंदु और लिखवाती हूं इसी से रिलेटेड। तो देखिए बच्चों, अनुरणन से रिलेटेड एक गुण लिखवाती हूं, लास्ट लाइन आपकी। अनुरणन, साथ ही साथ लिखते चलना, मैं बोलते जा रही हूं बच्चों। अनुरणन अवांछनीय होता है। इसके लिए सभा हॉल, बड़े हॉल, की छतों या दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों, जो ध्वनि का क्या कर लेंगे? अवशोषण। एक बार तो सुनाई देगी, वापस सुनाई नहीं दे, तो ध्वनि अवशोषक पदार्थों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे में कौन बताएं? अभी हमने बताया था संपीड़ित फाइबर बोर्ड या खुरदरा प्लास्टर या पर्दे, इनका उपयोग किया जाएगा बच्चों। तो देखिए,
अनुरणन एक अवांछनीय होता है। इसके लिए सभा हॉल, बड़े हॉल की छतों या दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं। और उन ध्वनि अवशोषक पदार्थों में कौन आता है बच्चों? संपीड़ित फाइबर बोर्ड या खुरदरा प्लास्टर या पर्दे। इनको लगाने से बार बार जो रिपीट होती है ध्वनि, बारंबार परावर्तन होता है, वह रुक जाता है और स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। तो ये बच्चों आज के लिए ये टॉपिक देखिए आप, कंप्लीट हो गया है ये अनुरणन। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।